हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज हम पहुंचे हैं न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड मेन के फोर्थ लेक्चर में। इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 विद पीडीएफ नोट्स जो है वो प्रोवाइड आप लोगों को करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि लेक्चर नंबर 4 हमारा इस चैप्टर का क्या आखिरी लेक्चर है। तो बिल्कुल बच्चों, ये हमारा आज का आखिरी लेक्चर है और इसी लेक्चर के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरे तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 1 जब हुआ था तो उसके पूरे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, जो ना सिर्फ आपके क्लासरूम के कोर्स तक इसके अलावा भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करते हो तो उसमें भी आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से फूड जो है वो माउथ से होते हुए कहाँ पर आता है, स्टमक तक आता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि स्टमक के बाद जो फूड है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और मैंने ये भी बता दिया था कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो फूड के डाइजेशन का क्या होगा, लास्ट डेस्टिनेशन होगा। फूड की डाइजेशन का या फूड के डाइजेशन का लास्ट डेस्टिनेशन होगा, या कह सकते हैं उसके बाद जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। और इसमें ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर इसको छोटी क्यों बोला जाता है, स्मॉल क्यों बोला जाता है, लॉन्ग क्यों नहीं बोला जाता है। सबसे पहले आप अगर इसकी थिकनेस देखोगे, चौड़ाई की बात करोगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लॉन्ग इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा वाइड है। ठीक है, और ये एकदम पतली है। दूसरी चीज़, इसके पास यानी लार्ज इंटेस्टाइन के पास काफ़ी सारे प्लेसेस है, काफ़ी सारी जगह है घूमने के लिए या इसके फैलने के लिए। ठीक है, काफ़ी जगह में फैली हुई है। लेकिन ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके पास जगह कम है, और कम ही जगह में ये बड़ी होते हुए भी, लॉन्ग होते हुए भी ये कट्ठी कट्ठी है, यानी बहुत ही कम जगह पे ये कंप्रेस होकर रह रही है। तो देखने से ऐसा लगता है एक बार में कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो छोटी है और लॉन्ग इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एकदम कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड, यानी एक दूसरे के ऊपर एकदम एकदम किस तरीके से कॉइल्ड है, यानी अपने आप को इसने बहुत कम जगह में जो है वो कवर करके रखा है। दूसरा, हमने इसकी लेंथ पढ़ी कि इसकी लेंथ जो है वो 7.5 मीटर है। दूसरा हमने देखा या पढ़ा कि स्मॉल स्टमक के बाद जो फूड है वो अब कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पर ये डाइजेशन का लास्ट स्टेप होगा। इसके बाद फूड कहाँ जाएगा ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो अंदर से कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसमें छोटी छोटी चीज़ें और भी है जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इट secretes from liver and pancreas and wall of small intestine also secretes juices। यहाँ पर कुछ जूसेस भी मिलते हैं जो कि हमने पहले ही पढ़ा था कि लीवर से आता है, पेनक्रियाज से आता है। ठीक है, लीवर से हमारा बाइल जूस आता है, आगे पढ़ेंगे खैर हम। और यहाँ पर ही है देखो, लीवर से आता है और पेनक्रियाज से आता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ जो जूसेस है या फूड का जो जूस है, लिक्विड पोजीशन में जो जूस पहुँचता है उसमें ये मिक्स हो जाते हैं। लीवर का जब हम स्टार्टिंग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ लिया था कि लीवर जो है एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, और इसकी जो लोकेशन है वो अपर पार्ट होती है एब्डोमेन के, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ठीक है,
इसके अलावा ये जो जूस क्रिएट करती है वो उस जूस का नाम जो है वो बाइल जूस है। और बाइल जूस जो है वो स्टोर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने एक चीज समझ ली कि लीवर से कौन सा जूस प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस। पीछे मैंने लीवर का पूरा डायग्राम बता दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि लीवर कहाँ है कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना ये कि लीवर जूस कौन सा प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस करता है। और उसको स्टोर कहाँ पर करके रखता है, वो गॉल ब्लैडर में। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ेंगे पेनक्रियास। ठीक है, इट इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। ठीक है, कि ये जो है वो एक लार्ज है और एक क्रीम कलर अगर बात करें तो क्रीम कलर्ड ग्लैंड है, जो कि लोकेटेड कहाँ है, जस्ट बिलो द स्टमक। इसकी लोकेशन जब हमने लीवर और पेनक्रियास के बारे में अलग अलग पढ़ा था तो हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया था इसको। ठीक है, और ये जो जूस प्रोवाइड करवाती है, स्क्रीट करती है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इसका काम क्या रहता है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल फॉर्म। ये क्या करती है, जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स है यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है, उनको वो सॉल्युबल फॉर्म या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड जो चीज़ आती है वो आती है एब्जॉर्प्शन की। जो जूस बन चुका है अब क्या होगा उसका। ठीक है, पूरी तरीके से वो डाइजेस्टेड फॉर्म में आ गया है और अब वो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेडी है। अब क्या होगा कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ डाइजेस्टेड जूस, डाइजेस्टेड फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक मुख्य एरिया है या मेन रीजन है जहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है या इसको अपने अंदर लिया जाता है। अगर हम इनर सरफेस की बात करें किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इसमें फिंगर लाइक कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको विली कहते हैं। ठीक है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। और इसका वर्क क्या होता है विली का, इसका जो वर्क होता है ये फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड इधर नहीं रहता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टेड फूड है, इनको एब्जॉर्ब करने में, इनको सोखने में या इनको लेने में वो बहुत तेजी से काम करता है। द डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पर आप देख रहे हो, द डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू आवर बॉडी। हमने ये भी देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ब्लड स्ट्रीम से, बहुत सारे नंबर्स ऑफ ब्लड स्ट्रीम से कनेक्टेड होती है, जिससे कि ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में फैलता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम यानी जिसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो वैसे ही ब्लड स्ट्रीम जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ भी कनेक्टेड होती है और उसी ब्लड के अंदर वो जो डाइजेस्टिव जूस है वो भी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, यानी हेड से लेकर फुट तक। अब बात करते हैं असेमिलेशन की। द ब्लड कैरीज दिस यूजफुल सब्सटेंस टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि यही ब्लड जो है हमारे हेड से लेकर पूरा बॉडी पार्ट डाउन तक यानी फुट तक पूरा का पूरा जो यूजफुल सब्सटेंस यानी वो जो डाइजेस्टिव फूड है या डाइजेस्टिव फूड से जो जूस निकाला गया है वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द बॉडी, उसके बाद जो बॉडी में सेल्स है वो उस सब्सटेंस को यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं जब इनको एब्जॉर्ब किया जाता है उनका सही तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, यूटिलाइज यानी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं एसेमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब हमने कार्बोहाइड्रेट ईट किया या कार्बोहाइड्रेट हमने फूड के थ्रू लिया,
ठीक है। तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, यानी उसका जो सिंपल फॉर्म है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, डाइजेस्टिव जूस जो निकलेगा उसका, या डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो उसका निकलेगा, वो रहेगा ग्लूकोज। आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब हम बीमार होते हैं और बहुत दिनों से कुछ खाते नहीं हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते कई बार, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको ग्लूकोज लगा देता है। क्योंकि ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, या कार्बोहाइड्रेट की जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे आपकी बॉडी को तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमने पहले पढ़ा है कि जब वो कन्वर्ट होता है तो उसी दौरान क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ जो है रिलीज होते हैं, और उसके दौरान जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से एमिनो एसिड तैयार किया जाता है। ये प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि हम अपनी ग्रोथ में और हमारे जो डैमेज सेल है उसकी वापस रिपेयर में हम उसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से फैट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है फैटी एसिड, और फैटी एसिड जब हम उसको स्टोर करके रखते हैं तो उसको ग्लाइसरॉल, क्योंकि सब चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते ना, कुछ हम, कई बार होता है ना इंसान का फास्ट होता है, आप लोग व्रत उपवास रखते हो, तो उस टाइम जब आप कुछ नहीं खाते हो पूरा दिन, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बेहोश हो जाते हो या फिर आपकी बॉडी में जान नहीं रहती है। तो उस दौरान हमारी बॉडी में ये जो स्टोर फूड रहता है ये हेल्प करता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने में। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है ग्लूकोज, प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है अमीनो एसिड, और फैट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है फैटी एसिड, और जब हम उसको स्टोर करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइसरॉल। अब बात करते हैं इजेशन, और यहाँ पर आपकी बुक में जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इंटेस्टाइन वहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो इजेशन है, यानी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलने की जो प्रोसेस है वो कहाँ से होगी, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से ही होगी। ठीक है। द अनडाइजेस्टेड एंड एन अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जो बॉडी हमारी खाना पचा नहीं पाएगी या अनडाइजेस्टेड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव होगा टू अ पार्ट ऑफ कॉलन वेयर सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ पर आपकी बॉडी में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ अमाउंट में वाटर एंड सॉल्ट प्रेजेंट होगा, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा, यानी एकदम वो बहुत कड़ा नहीं हो जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड, वहाँ पर भी वो कुछ वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब करके रखेगा, किससे, अनडाइजेस्टेड फूड से। ठीक है। फिर क्या होगा, रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो धीरे 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 मूव होता जाएगा, कहाँ पर, रेक्टम में। हमने पिछली बार पढ़ा था कि रेक्टम कहाँ है। ठीक है। यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए स्टोर रहेगा, और उसके बाद वो एनस के थ्रू, यहाँ पर एनस के थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है। उसके बाद एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंक्टर। तो यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना, फिर वहाँ पर क्लोज हो जाना, उसको बोलते हैं एनल स्पिंक्टर। ऐसे स्पिंक्टर जो है हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पर होते हैं, यानी स्पिंक्टर आप ऐसे समझ सकते हो जैसे टैप होता है ना, नल होता है घर पे, तो उसको ऑपरेट करने के लिए क्या होता है, जब हम टैप ओपन करते हैं तो पानी आता है, जब हम क्लोज कर देते हैं उसका जो ढक्कन होता है ऊपर का है ना, तो जब हम उसको क्लोज कर देते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है। ठीक वैसे ही ये एनल स्फिंक्टर भी होते हैं, वैसे ही फूड पाइप में भी होते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो ये क्या होता है, ये भी एक ऐसे ही लिड की तरह होते हैं। जब यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना होता है तो ये ओपन हो जाते हैं, और जब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर पूरी तरीके से निकल जाता है तो ये वापस बंद हो जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर नल आप खुला छोड़ दोगे तो पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर ये हमेशा खुला रहेगा
तो हमेशा वेस्ट प्रोडक्ट जो है कभी भी जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जिनको कि रूमिनेंट्स भी कहा जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल है, एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, काऊ हो गया, डियर हो गया, गोट हो गया, गोट्स हो गए, बफेलोस हो गए, कैमल्स हो गए, याक हो गया, ठीक है। ये फटाफट अपना खाना खाते हैं, थोड़ा सा चबाते हैं, मतलब नीचे से जमीन से घास को काटते हैं और फटाफट जो है स्वेलो निगलते जाते हैं, और कुछ टाइम बाद जो है उसको दोबारा से च्यू करना यानी चबाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब ये घास खाते हैं और तुरंत उसको स्वेलो कर देते हैं यानी निगल जाते हैं, तो ये इनके पहले चैम्बर में जाता है, जिनको बोलते हैं रूमेन। तो यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये है रूमेन। दे ब्रिंग बैक द फूड लेटर। उसके बाद जब ये खाली टाइम में रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा या आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो गाँव से बिलोंग करते हैं, तो गायों को सुबह छोड़ दिया जाता है या जानवरों को सुबह छोड़ दिया जाता है, शाम के टाइम जब वो घर आ जाते हैं तो फिर भी उनका मुंह जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये उसी चैम्बर से फिर ये वापस खाना निकालते हैं और उसको वो दोबारा से च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि इस तरीके का काम करते हैं को बोलते हैं रूमिनेंट्स, कि पहले एक बार खाना फर्स्ट चैम्बर में भेज दिया और उसके बाद दोबारा उसको माउथ में निकाला और फिर उसको पेस्ट बनाने का काम शुरू किया, यानी च्यू करना उसको दोबारा शुरू किया। तो ऐसे एनिमल को बोलते हैं रूमिनेंट्स। और ये जो प्रोसेस ये फॉलो करते हैं, कौन सी प्रोसेस, कि पहले खाना फटाफट अपने चैम्बर में भर लेना और फिर धीरे धीरे उसको मुंह में निकाल के चबाते रहना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। तो यहाँ पर आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि रूमिनेंट्स कौन होते हैं और रूमिनेशन किसको बोलते हैं। द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स, तो रूमिनेंट्स यानी जो ऐसे काम करते हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट। तो ऐसे एनिमल्स के जो स्टमक है, या बोल सकते हैं उनकी बॉडी के अंदर ऐसे 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें आप फर्स्ट देख सकते हैं रूमिन, सेकंड आप देख सकते हो रेटिकुलम, ठीक है, थर्ड आप देख सकते हो ओमेसम यहाँ पर, और यहाँ पर आप फोर्थ देख सकते हो एबोमेसम, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हमने बात कर चुके हैं, यहाँ पर इसमें कुछ नया नहीं है कि जब वो फटाफट खाते हैं और फटाफट अपने बॉडी में स्वेलो करके पहले चैम्बर में भेजते हैं, तो उस चैम्बर का नाम है रूमेन। वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि उनको हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। यानी कि उनके जो घास जो वो खाते हैं उसमें सेल्यूलोज की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो उसको पचा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। सेल्यूलोज आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स यानी एक हार्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, जिसको वो इजीली जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। In the first two chamber, the rumen and the reticulum, the food is mixed with saliva. तो पहले दो चैम्बर, याद रखना पहले दो चैम्बर है ना, यहाँ पर आपकी बुक में भी डायग्राम बना होगा, तो देखते हुए आप वो भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। नहीं मेरे को स्लाइड बार बार आगे पीछे करनी पड़ेगी। तो पहला और ये सेकंड वाला, ठीक है। तो जब ये जो फर्स्ट टू चैम्बर है रूमेन एंड रेटिकुलम, यहाँ पर फूड क्या होता है, सलाइवा। हमने सलाइवा के बारे में जो हमने इंसानों में पढ़ा है, जानवरों में भी उसी लार को सलाइवा बोलते हैं, जो कि फूड को मिक्स करने का काम करती है। एंड सेपरेटेड इनटू लेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल। इसके अलावा ये एक काम और करती है, सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को सेपरेट यानी अलग करने का काम करती है। सॉलिड क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म द कट और बोलस। तो सॉलिड जो टुकड़े होते हैं, सॉलिड जो चीज़ें होती हैं, उनको एक साथ करके वो वापस उसको
चबाना स्टार्ट कर देते हैं ना, जिसको कडिंग बोलते हैं। और वो जो सॉलिड टुकड़े होते हैं जिसको दोबारा ग्राइंड करने की नीड है, उसको कड या बोलस बोलते हैं। द कड इज बॉट बैक। अब ये जो सॉलिड है इसको वापस रूमेन जो है वो माउथ की तरफ भेजेगा, जहां पर इसकी दोबारा से उसको चबाना ये लोग शुरू करेंगे। सलाइवा में मिक्स करके इसको और ज़्यादा छोटा करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। तो ये जो सॉलिड मटेरियल है जिसको हमने कड पढ़ा, ठीक है, अब ये इतना बारीक हो चुका है कि अब इन्होंने उसको वापस से स्वेलोड अगेन, अंदर दोबारा वापस निगल लिया, यानी दोबारा अंदर भेज दिया। अब इसके बाद ये नेक्स्ट चैम्बर में प्रवेश करेगा, यानी एंटर करेगा, जिसका नाम है ओमेजम। यहाँ पर फूड जो है वापस दोबारा ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, यानी और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब बिल्कुल ये लिक्विड जूस बन जाएगा तो ये एंटर होगा एबोमेज्म, यानी सबसे लास्ट चैम्बर में। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस जिसको गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, जहां पर हमने पहले भी अपने जब ह्यूमन में पढ़ रहे थे हम तब हमने पढ़ा था। आर सिक्रेटेड इन दिस चैम्बर। इन चैम्बर्स में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि फूड को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। इट इज देन सेंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड किया जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन, ताकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब किया जाए। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके बाद उस अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में पास यानी भेज दिया जाता है, फ्रॉम वेयर इट इज एक्सक्रीटेड, जहां पर इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्रास है उसमें सेलुलोज की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन जानवर तो उसको पचा लेते हैं, यानी रूमिनेंट तो उसको पचा लेते हैं, लेकिन हम उसको डाइजेस्ट यानी ह्यूमंस जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है कि किस तरीके से रूमिनेंट्स के अंदर डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा पहली चीज एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म कि जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। जब तक कि हम माइक्रोस्कोप यूज नहीं करेंगे हम एमीबा को नहीं देख सकते हैं। एमीबा अगर बात करें कि इसकी लोकेशन कहाँ है, ये हमको कहाँ मिलेगा, तो ये जो तालाब का पानी होता है या रुका हुआ पानी जहाँ होता है वहाँ पर एमीबा हमको आसानी से मिल जाता है। अगर बात करें कि एमीबा क्या खाता है, तो एमीबा जो है वो टाइनी प्लांट, छोटे छोटे प्लांट और एनिमल को खाता है, जो कि पानी के अंदर या पानी के ऊपर या पानी के अंदर जो है वो फ्लोट कर सकते हैं, जिसके कारण ये जिंदा रहता है। ठीक है। जिस मोड को एमीबा फॉलो करता है अपने खाना लेने के लिए, या जिस प्रोसेस से ये खाना लेता है उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से एमीबा अपना फूड लेता है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एमीबा, कि एमीबा जब न्यूट्रिशन लेता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेक्शन की। एमीबा जो है वो ingest food by forming temporary finger like projection called pseudopodia around it। पहली चीज तो यहाँ पर देखिए फूड है, अगर ये फूड शायद अगर यहाँ पर होता तो ये अपनी बॉडी को इस तरीके से कैप्चर कर लेता, यहाँ होता तो ये फूड अपने को इस तरीके से कैप्चर कर लेता है। ठीक है। क्योंकि इसका जो स्टमक होता है वो टेम्परेरी होता है। ठीक है। ये कहीं से भी अपने आप को जो है वो मोड़ कर यानी इनगल्फ यानी निगल लेता, तो जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है। इनगल्फ यानी निगल लेना, खाना।
ठीक है। और ये फूड जो है जिस वाटर में ये रहता है उसी सराउंडिंग वाटर में ये फूड जो है वो ले लेता है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसकी फूड वॉक्यूल है जहाँ पर ये फूड को डाइजेशन के लिए रखेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एमीबा ने जो फूड लिया है, फूड वॉक्यूल में पहुंचकर वो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगा और उसके बाद उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उसकी हेल्प करेंगे फूड को डाइजेस्ट करवाने में या फिर फूड को ब्रेक डाउन करवाने में या उसको सॉल्युबल फॉर्म में बनाने में, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि उसकी बॉडी में भी जो फूड जब डाइजेस्ट होता है तो उस दौरान जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो डाइजेस्टिव फूड है या सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, ठीक है, पास आउट ऑफ फूड वैक्यूल इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो पहले फूड वॉक्यूल तक, फूड वॉक्यूल यहाँ पर फूड तभी तक रहेगा जब तक वो पूरी तरीके से डाइजेस्टिव नहीं हो जाता। एक बार जब वो डाइजेस्टिव हो गया उसके बाद वो अलग अलग हिस्सों में जाएगा, अमीबा के अलग अलग हिस्से में जाएगा। क्यों? ताकि उसके पूरी बॉडी जो है उस फूड का इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिमिलेशन की। अब ये जो एब्जॉर्ब फूड है, अब जैसे हम उस एब्जॉर्ब फूड का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, उसी तरीके से ये भी उस फूड का इस्तेमाल करेगा एनर्जी के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। एंड मेक द पार्ट ऑफ एमीबा सेल विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ एमीबा। इसके अलावा इसके सेल को तैयार करने के लिए ताकि एमीबा की जो है वो फर्दर ग्रोथ जो है वो हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है इजेशन, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टिव मटेरियल, ठीक है। अब वो जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल है वो भी जो है इसके बॉडी से बाहर निकलेगा या रैप्चर होगा, ठीक है। जो गंदगी है इसके वो बाहर होगा जिसको कि इजेशन कहा जाता है। तो जिस तरीके से इसका एक टेम्पोरेरी बोलते हैं ना, इसका टेम्पोरेरी स्टमक है या टेम्पोरेरी स्टमक नहीं, टेम्पोरेरी माउथ है, उसी तरीके से इसकी बॉडी से बाहर निकालने का जो पार्ट है वो भी टेम्पोरेरी है। ये चाहे तो यहाँ से भी रैप्चर कर सकता है, यहाँ से भी रैप्चर कर सकता है। रैप्चर यानी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को जो है वो बाहर फेंकना। तो इस तरीके से बच्चों आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 साइंस का पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ नोट जो है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है।